हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र की कार्यप्रणाली या श्वसन की क्रियाविधि। सबसे पहले हम जानेंगे श्वसन की परिभाषा यानी श्वसन का क्या अर्थ होता है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा, जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित कर ली जाती है व CO2 बाहर निकाल दी जाती है। यह श्वसन की परिभाषा है। श्वसन दो प्रकार से होता है, बाह्य श्वसन तथा आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। प्राणी की कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करने एवं CO2 को बाहर निकलने से संबंधित प्रक्रियाएं बाह्य श्वसन कहलाती हैं। इसमें पर्यावरण एवं कोशिकाओं के मध्य O2 एवं CO2 का विनिमय होता है। इसे सांस लेना या संवातन भी कहते हैं। यह एक भौतिक क्रिया है। प्राणी द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ATP के उत्पादन से संबंधित प्रक्रियाएं आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाती है। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन दो प्रकार से होता है। जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। आगे हम ये जानेंगे कि सांस लेना यानी श्वसन की क्या क्रियाविधि होती है। मानव की श्वसन की क्रियाविधि को दो चरणों में पूर्ण माना जा सकता है, निःश्वसन, उच्छ्वसन। इससे पहले हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी मांसपेशियां हैं शरीर की जो निःश्वसन और उच्छ्वसन में सहयोग करती हैं। तो वो दो मांसपेशियां होती है। एक होती है मध्यपट या तनुपट, जिसे इंग्लिश में डायफ्राम भी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में हमारी वक्ष गुहा और उदर गुहा को विभाजित करने वाला पर्दा है और इसके संकुचन और शीतलन से हमारे लंग्स में हवा भरती है और बाहर निकलती है। दूसरे प्रकार की पेशियां जो है वो होती है अंतरापरशुक पेशियां। ये पेशियां हमारी पसलियों के अंदर लगी हुई होती हैं और संकुचन या शीतलन के द्वारा पसलियों को बाहर व ऊपर की ओर खींचती है या फिर अंदर की ओर करती है, जिसके फलस्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और हवा फेफड़ों में भरती है। इन दोनों ही प्रकार की मांसपेशियों का चित्र आपके सामने है। एक चित्र के अंदर तनुपट दिखाया गया है। आप देख सकते हो ये हमारे शरीर के मध्य मिलने वाला एक पर्दा है जो बिल्कुल वक्ष गुहा के नीचे और हमारी उदर गुहा के ऊपर स्थित है। दूसरे प्रकार की जो मांसपेशियां हैं बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, वो रिब्स से अटैच यानी जुड़ी हुई दिखाई गई हैं। इस चित्र में आप उनकी स्थिति को देख सकते हो। अब हमारी जो पहली प्रक्रिया है, चरण है, वो है निःश्वसन, जिसे अंतःश्वसन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहा जाता है। वायु का शरीर में प्रवेश करना निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन सक्रिय प्रावस्था है जो तनुपट एवं बाह्य अंतरापरशुक पेशियों के संकुचन से प्रारंभ होती है। आपके सामने निःश्वसन की प्रक्रिया का एक चित्र दिखाया गया है। आप इसमें देख सकते हो कि तनुपट संकुचित होता है तो वह चपटा हो जाता है, यानी श्वसन की प्रक्रिया तनुपट के संकुचन से शुरू हो जाती है। तनुपट संकुचन के समय उदर की ओर नीचे आ जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इस चित्र के अंदर आपको वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ बाह्य अंतरापरशुक पेशियां भी संकुचित होती है। इनके संकुचन से पसलियां बाहर एवं ऊपर की ओर खींची चली जाती हैं और दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इसके कारण वक्ष गुहा एवं फेफड़ों में वायु का दाब वायुमंडल के दाब से कम हो जाता है। वायु दाब में इस अंतर के कारण वायुमंडल से वायु श्वसन मार्ग से होती हुई वायु कुपिकाओं में तेजी से तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि कुपिकाओं का दाब वायुमंडल के दाब के बराबर ना हो जाए। वायु का मार्ग इस प्रकार होता है: नासाद्वार, नासा गुहा, आंतरिक नासा छिद्र, ग्रसनी, घाटी, श्वासनली, श्वसनिया, श्वसनिकाएं, वायु कुपिका वाहिनी और वायु कुपिका कोश और अंत में वायु कुपिकाएं। इस प्रकार फेफड़ों में वायु का प्रवेश करना ही निःश्वसन कहलाता है। आपको ये प्रक्रिया समझ आ गई होगी कि किस प्रकार
तनुपट और अंतरापृष्ठ पेशियों के संकुचन के कारण हमारी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा और आयतन बढ़ने के साथ साथ वायु दाब अंदर की तरफ कम हो गया। वायु दाब में अंतर के कारण वायुमंडल से हवा सीधी हमारी वायु कोशिकाओं में भरती चली गई। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है उच्छ्वसन। उच्छ्वसन को एक्सपिरेशन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। फेफड़ों से वायु यानी CO2 का शरीर से बाहर निकलना उच्छ्वसन कहलाता है। विश्रामावस्था में ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निःश्वसन के पश्चात उच्छ्वसन होता है। स्वाभाविक रूप से ही उच्छ्वसन होगा, इसके लिए शरीर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए निष्क्रिय है। जब बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियां व तनुपट की पेशियां शीतलित होती हैं यानी रिलैक्स होती हैं, पसलियां नीचे की ओर आ जाती है और तनुपट वक्ष गुहा में ऊपर की ओर उठ जाता है। इस कारण वक्ष गुहा का आयतन कम होने से इसका वायु दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। फेफड़े संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड हो जाते हैं, उनमें दाब बढ़ जाता है। वायु कोशिकाओं से वायु श्वसन मार्ग से होकर बाहर वायुमंडल में चली जाती है। आपके सामने निःश्वसन का डायग्राम दिखाया गया है। हमने स्टेप बाय स्टेप ये भी समझा कि किस प्रकार डायफ्राम शीतलित हुआ, अंतरापृष्ठ पेशियां शीतलित हुई और डायफ्राम ऊपर की ओर उठ गया तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो गया और फेफड़ों के अंदर वायु का दाब बढ़ गया, जिसकी वजह से वायु तेजी से CO2 को लेकर शरीर से बाहर निकल गई। ये दोनों चित्र एक साथ दिखाए गए हैं, निःश्वसन और उच्छ्वसन। आप इन दोनों चित्रों को एक साथ रखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार बारी बारी से निःश्वसन और उच्छ्वसन हो रहा है। हमारा जो मानव श्वसन तंत्र का टॉपिक था वो यहीं तक कंप्लीट होता है। हमने संरचना पढ़ी, कार्य प्रणाली पढ़ी। अब हम आगे मानव परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हृदय की संरचना, मानव की रक्त वाहिकाएं और दोनों प्रकार के परिसंचरण आते हैं, यानी दोहरा परिसंचरण आता है। उन समस्त टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो इसे लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले वीडियो की अपडेट्स के लिए। थैंक यू।